आज हम लोग हेलो एरिन्स के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पहले टॉपिक्स में हम लोगों ने हेलो एल्केन ख़त्म किया था, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन क्या होते हैं। लेकिन आज के टॉपिक्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे हेलो एरिन्स। जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब करें। जो भी उसमें डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट भेजें और इसको सब्सक्राइब करें इस चैनल को। अब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन क्या चीज़ें होते हैं। अब देखिए आप लोग, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन ये है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स, हेलो एरिन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। इसमें फर्स्ट मेथड जो है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन में सेरिल हैलाइड का प्रिपरेशन कैसे हम लोग करेंगे, या क्लोरोबेंजीन इसको समझ लीजिए, इसका कैसे हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन बाई फ्री रेडिकल, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये पहला मेथड है कि फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि हम लोग हाइड्रोकार्बन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द्वारा हेलो एल्केन या हेलो, जैसे हमने बेंजीन से, अब इसको बनाने के लिए हम लोग बेंजीन लेते हैं। बेंजीन की अभिक्रिया हम लोग क्या करते हैं कि Cl2 के साथ कराते हैं, क्लोरो ग्रुप के साथ, प्रेजेंस ऑफ डार्क लाइट, यानी कि डार्क लाइट का मतलब ये भी कहा जाए कि अब्सेंस ऑफ लाइट, ये भी हम कह सकते हैं। अब्सेंस ऑफ लाइट में ये हम बोल सकते हैं इसको अब्सेंस ऑफ लाइट, अब्सेंस ऑफ लाइट। अब्सेंस ऑफ लाइट में रिएक्शन जो होते हैं ये क्या करते हैं, या डार्क कंडीशन में EFP कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन जो होते हैं ऑर्थोपैरा डेरिवेटिव देते हैं। EFP कैटलिस्ट या FeCl3 ले लिया जाए, ये ल्यूइस एसिड की प्रेजेंस में ऐसा देते हैं। ये ल्यूइस एसिड है FeCl3, तो ये बना लेते हैं। ये आपके हैं 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, या इसको बोलते हैं 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, या ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, या इसके जगह पे डाइक्टालुइन। इससे बेटर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे, क्योंकि बेंजीन में कोई इलेक्ट्रॉन में जो होते हैं ये बेटर होते हैं। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि बेंजीन के स्थान पे टालुइन ले लेंगे। बेंजीन के स्थान पे हमने क्या लिया, टालुइन ले लिया, CH3।
अब हम क्या करते हैं कि इसकी अभिक्रिया कराते हैं Cl2 से डार्क लाइट में, या एब्सेंस ऑफ लाइट, या डार्क कहिए डार्क कंडीशन में, या फिर Cl3 की प्रेजेंस में, या फिर Cl3 ल्यूरस एसिड है, तो इसमें रिएक्शन होते हैं तो आर्थोक्लोरोटॉल्यूइन और पैराक्लोरोटॉल्यूइन बनाते हैं। ये टॉल्यूइन होती हैं, इससे आर्थोक्लोरोटॉल्यूइन प्लस पैराक्लोरोटॉल्यूइन प्रोडक्ट मिलते हैं। पैराक्लोरोटॉल्यूइन दो प्रोडक्ट मिलते हैं, आर्थोक्लोरोटॉल्यूइन और पैराक्लोरोटॉल्यूइन, जिसमें टॉल्यूइन जो होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होती है, इसीलिए क्लोरो को आसानी से रिप्लेस कर देते हैं, ये डोनेट करके आर्थो और पैरा पोजीशन पे क्लोरो को पहुंचा देते हैं। अब दूसरा मेथड इसमें जो है, दूसरा मेथड, सेकंड मेथड इसका है बाई फ्रॉम एमीन बाई सैंडमायर रिएक्शन, सैंडमायर रिएक्शन। हम लोग सैंडमायर रिएक्शन से कैसे प्रिपेयर करते हैं? फ्रॉम एमीन बाई सैंडमायर रिएक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं कि एरोमेटिक एमीन या एनिलीन लेते हैं, फ्रॉम एमीन बाई सैंडमायर रिएक्शन। हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एरोमेटिक एमीन लेते हैं। अब एरोमेटिक एमीन लेने के बाद ये रिएक्शन कैसे होते हैं, तो एरोमेटिक एमीन में हम लोग एनिलीन लेते हैं। एरोमेटिक एमीन में हम लोग क्या लेते हैं? एनिलीन, NH2। इससे हम लोग डाई एजोनियम साल्ट बनाते हैं। इसकी अभिक्रिया हम लोग कराते हैं HNO2 नाइट्रस एसिड HCl की प्रेजेंस में हम लोग अभिक्रिया 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अभिक्रिया कराते हैं, तो इससे डाई एजोनियम साल्ट बनते हैं। ऐसे कुछ साल्ट बनते हैं जिसका नाम होता है N डबल बॉन्ड, N से Cl बॉन्ड बनते हैं, तो इसको बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इससे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनते हैं। ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड जो होते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन दे देते हैं। इससे हम लोग हेलो एरिन प्राप्त कर लेते हैं। ये क्या करते हैं? क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में CuCl2 की उपस्थिति में ये क्या करते हैं? क्लोरोबेंजीन देते हैं। क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन प्लस HCl। अब ये क्या करते हैं कि सैंडमायर रिएक्शन द्वारा हम लोग एनिलीन का डाई एजोटाइजेशन कराते हैं, डाई एजोनियम साल्ट बनाते हैं। डाई एजोनियम साल्ट क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस हाइलाइट की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं फ्रॉम एमीन बाई सैंडमायर रिएक्शन। तो इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे कराते हैं। ये डाई एजोनियम साल्ट होते हैं, यहाँ से नाइट्रोजन रिप्लेस होते हैं। तो डाई एजोनियम साल्ट जो होते हैं क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में चली जाती है, निकल जाते हैं नाइट्रोजन गैस और HCl। अब इसमें हम लोग यदि पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं तो वहाँ पे सैंडमायर रिएक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल सेक कर देने से ही सॉल्यूशन जो होते हैं ये आयोडोबेंजीन बना लेते हैं। क्योंकि
आयोडीन की साइज बड़ी होने के कारण इसमें क्या होता है कि यदि हमें बनाना है ये तो हम लोग क्या करते हैं, एनिलीन से डाइएजोटाइजेशन कराते हैं HNO2 और HCl की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे रिएक्शन, इससे प्रिपेयर होते हैं डाइएजोनियम साल्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइएजोनियम लवण जो होते हैं, या बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होती है। तो ये क्या होते हैं कि N डबल बॉन्ड N से ये Cl जुड़े होते हैं। अब ये जब Cl जो होते हैं ये क्या करते हैं कि केवल हम KI के साथ गर्म कर देते हैं तो ये बना लेते हैं आपके आयोडो बेंजीन। इसके लिए सैंडमायर रिएक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कि क्यूप्रस आयोडाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस रिएक्शन में आयोडीन की साइज बड़ी होती है जिसके कारण ये आसानी से रिप्लेस हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि डाइएजोनियम साल्ट से बनाए, अब ब्रोमो कंपाउंड हमको बनाना है तो इसी तरह से एक कंपाउंड और बना लेंगे। एनिलीन से हम क्या करते हैं कि उसका डाइएजोटाइजेशन कराते हैं, एनिलीन NH2, इसका डाइएजोटाइजेशन करा देते हैं HNO2 HCl की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पे हम जब ये करते हैं तो ये बन जाते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया हम लोग करा देते हैं Cu2 Br2 के साथ, तो ये बन जाते हैं ब्रोमोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस, ये बन जाते हैं। अब ये हेलोएरिन बनाने की 2 मेथड थे। पहला था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा था फ्रॉम एमीन बाय सैंडमायर रिएक्शन। अब इसमें हम लोग चलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के विषय में कि फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी क्या होती हैं। अब देखिए बच्चों, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। अब प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन और हेलोएल्केन दोनों खत्म हुए। अब हम ये देखेंगे कि इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, हेलोएरिन की और हेलोअल्केन की। तो हेलोएरिन और हेलोएल्कीन की फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। हेलोएरिन और हेलोएल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोअल्केन एंड हेलोएरिन, ये नेक्स्ट है आप फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोअल्केन एंड हेलोएरिन। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोअल्केन एंड हेलोएरिन, ये क्या होते हैं, इनके भौतिक गुण जो होते हैं हेलोअल्केन और हेलोएरिन्स के, तो इसमें जो होते हैं नॉर्मली जो होते हैं CH3 Cl CH3 Br एंड CF2 Cl2। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर जनरली गैसेस, ये जनरली गैसेस होती हैं। अब इसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट लेकर के चलेंगे, ये है क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, आयोडोमेथेन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर जनरली गैसेस, इनकी ये फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। अब इसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट लेकर के चलेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट।
तो फर्स्ट पॉइंट इसमें होती है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। 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 मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में अब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे कि कैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं इंक्रीज होते हैं। तो अब इसमें देखिए बच्चों, जनरली जो स्ट्रेट लाइन हैलो एल्केन होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं। जैसे हमने ये ले लिया CH3 CH2 Cl, फिर ले लिया CH3 CH2 CH2 Cl, फिर ले लिया CH3 CH2 CH2 CH2। अब इसके बाद ये Cl हो गया। तो ये है 1 क्लोरो एथेन, 1 क्लोरो एथेन, 1 क्लोरो एथेन। ये क्या है 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन। ये है 1 क्लोरो ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन। ये आपका है CH3 CH2 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 Cl। ये है 1 क्लोरोपेंटेन, 1 क्लोरोपेंटेन, 1 क्लोरोपेंटेन, 1 क्लोरोपेंटेन। तो इसमें क्या होते हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं। तो पूछा जाए कि क्यों मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं, तो बिकॉज सरफेस एरिया इंक्रीजेज, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर इंक्रीजेज। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज बिकॉज सरफेस एरिया इंक्रीजेज इन स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन हाइड्रोकार्बन होते हैं या हैलो एल्केन्स होते हैं, इसमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करती हैं बिकॉज सरफेस एरिया इंक्रीजेज। इनकी सरफेस एरिया इंक्रीज करती है तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का ये क्रम है ऐसे। उसके बाद सबसे ज़्यादा ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का है। अब इसमें जब हम ब्रांचिंग लेते हैं तब क्या होते हैं, जैसे हम ये ले लें CH3 CH2 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 Br, ये ले लें 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 2 3 4, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। इसमें ले लें CH3 CH2 CH3। तो ये हो जाते हैं क्या, यहाँ से हम Br लगा दें 2 ब्रोमो ब्यूटेन। और तीसरा हम ले रहे हैं C से CH3 Br। तो ये हो जाते हैं 2 ब्रोमो 2 डाइमेथिल प्रोपेन। तो जैसे जैसे इसमें ब्रांचिंग बढ़ती है इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं। जैसे इसके होते हैं नॉर्मल ब्रोमोब्यूटेन के, इसमें ब्रांचिंग नहीं है तो इसके होते हैं 375 और इसमें होते हैं 364 मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, और इसके होते हैं 346। तो इसका मतलब कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया जो होती है डिक्रीज होती है।
लीनियर चेन में जो हैलो एल्केन होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होती है, और जब ब्रांचिंग होती है तो सरफेस एरिया कम होती है, मेल्टिंग पॉइंट इनके कम हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें 1 ब्रोमोब्यूटेन और 2 ब्रोमोब्यूटेन, फिर हम लोग किए हैं 2 डाईमेथिल प्रोपेन, ब्रांचिंग हो जा रही है इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट इसके डिक्रीज हो रहे हैं, सरफेस एरिया डिक्रीज हो रही है। अब हम लोग अगला चीज सेकंड पॉइंट जो है इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में, अब उसको हम लोग देखेंगे कि सेकंड पॉइंट इसकी क्या है। तो इसमें है सॉल्युबिलिटी। कि सॉल्युबिलिटी क्या चीज होती है? तो सॉल्युबिलिटी जो होती है इसकी हैलो एल्केन की, या इससे पहले हम लोग हैलो एरिन की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लें। तो इसमें क्या होता है ये देखिए, ये जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे ये इंक्रीज होते हैं, अब इनको हम बताने जा रहे हैं। तो ये है आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये आपके होते हैं मेटा डाइक्लोरोबेंजीन 1,3 पोजीशन पे होते हैं तो हम लोग मेटा बोलते हैं, और जब यहीं 1,4 पोजीशन पे होते हैं हैलो एरिन में क्लोरो ग्रुप या बेंजीन पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन जो होते हैं, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन ये होते हैं मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ये होते हैं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये हैं आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इनके बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं यानी बीपी, बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं जिसको हम लोग क्वथनांक बोलते हैं, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन के होते हैं 453, मेटा वाले के होते हैं 446 और इसके पैरा वाले के होते हैं 448। तो इसका सबसे ज़्यादा आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन के होते हैं, उसके बाद होते हैं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन के, तब मेटा के होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन में दोनों क्लोरो ग्रुप जो हैं एडजेसेंट हैं, अगल बगल हैं, जिससे क्या होता है कि इसके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। दो क्लोरो ग्रुप अगल बगल होने के कारण मेटा की इससे कम होती है। क्लोरो ग्रुप जो है 1 पे है, एक 3 पे है, और पैरा वाले में एक 4 पे है, एक 1 पे है। तो इसको हम लोग कहते हैं 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो अब कंपेयर किया जाए कि मेटा का क्यों कम हो जाता है, अब पैरा का 1,4 पे ज़्यादा होता है, तो 1,4 पे दोनों ग्रुप होते हैं फिर भी ज़्यादा होता है, इसका 1,3 पे होते हैं तो कम हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन या 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन जो होते हैं, ये जो होते हैं सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल होने के कारण इनकी सिमेट्री होती है, इनमें ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जिसके कारण इसके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। यानी पैरा डाइक्लोरोबेंजीन सिमेट्रिकल होते हैं, सिमेट्रिकल होने के कारण सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जिसके कारण इनके बॉइलिंग स्ट्रक्चर, तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने के कारण इनके बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं इंक्रीज कर जाते हैं, क्योंकि
डाइपोल मोमेंट जो होता है इनका जीरो होता है। एक डाइपोल मोमेंट इसका जो होता है, डाइपोल मोमेंट इसमें जो होते हैं, डाइपोल मोमेंट जीरो होते हैं। ये कहा जाए कि डाइपोल मोमेंट जीरो होते हैं, इसीलिए मेटा से पैरा की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। आर्थो वाले की सबसे ज़्यादा इसलिए होती है कि दो क्लोरो ग्रुप जो हैं एडजेसेंट पोजीशन पे हैं या 1-2 पोजीशन पे हैं, इसीलिए आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अधिक होते हैं। और उसके बाद पैरा के होते हैं, क्योंकि पैरा जो होते हैं सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर शो करते हैं। डाइपोल मोमेंट इनका जीरो होता है, इसीलिए मेटा डाइक्लोरोबेंजीन से पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है। यानी कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन द मेटा डाइक्लोरोबेंजीन बिकॉज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज द सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर और डाइपोल मोमेंट जीरो। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी, वो सेकेंड है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जो होती हैं, ऑल haloalkane and haloarine insoluble in the water. All haloalkane and haloarine are insoluble into the water. Insoluble in the water. जितने हैलोएल्केन और हैलोएरिन होते हैं सब इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, एंड सॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एंड सॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये फिजिकल प्रॉपर्टी थी। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसमें जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ये सम टॉपिक्स जो हैं अब इसको डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन करेंगे हम लोग, या नेक्स्ट टॉपिक में इसको हम बताएंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, अब इसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी के विषय में नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन करेंगे। बस आज यहीं पे टॉपिक स्टॉप होती है।